तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। हम लोग आज आंसर की देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद अति लघु, फिर कुछ इसके लघु क्वेश्चन, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ के से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए दूसरा कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संघन में जाती है तब क्या होता है। तो और मान लीजिए अगर आपको विरल संघन की बात करें तो एक बात आपको बता दें, मान लीजिए ये कांच है और ये वायु है, तो जब प्रकाश की किरण ये आपतित किरण होगी और ये आपका अभिलंब होगा, ठीक है, तो जो भी किरण होगी यहाँ से आएगी तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब की तरफ मुड़ती है तो क्या होगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और जब संघन से विरल में जाती है, संघन से विरल में जाती है, ये संघन है, अब ये विरल में आएगी, ठीक है, तो अभिलंब से दूर जाती है। इस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है। जब भी आप याद रखिएगा, आपको पढ़ा भी चुके हैं चैप्टर में कि विरल से संघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और संघन से जब विरल में निकलती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। तो चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों में अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तो आपको पता है, आपको चैप्टर में बता रखे हैं कि जब लंबवत पड़ती है तो ये प्रकाश की किरण क्या होती है, सीधे निकल जाती है। ये सीधे निकल जाती है, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। इसका ख नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह आपका दिया है, पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, क्यों, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है ना। ये अपवर्तन क्यों होता है, तो आपको पता ही है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसलिए ये भिन्न भिन्न चाल होने के कारण ही ऐसा होता है। तो इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका क नंबर ही ना ऑप्शन दिख रहा है कि प्रकाश की चाल परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगी, तो वहाँ अपवर्तन होता है। चलिए अगला कह रहा है 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आपको ये इसमें बता रखे हैं ना, अपवर्तन के दूसरे नियम में, अपवर्तन के दूसरे नियम में बता रखे हैं कि यहाँ यहाँ संबंध देखना है ना आपको। तो दो कोण बराबर होते हैं, ये बताया है ना कि एक नियतांक होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है, उसमें देखे हैं। लेकिन जब इसमें अगर हम बात करें कि माध्यमों में, है ना, संघन, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, संघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो संघन ये रहा। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है और जब ये विरल में जाएगी तो विलंब से दूर भागेगी, तो आपको पता है कि यहाँ आपतन कोण छोटा होगा, अपवर्तन कोण यहाँ बड़ा होगा। ठीक है, अपवर्तन कोण क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए ना इस चीज को, और दोनों का अनुपात भी एक नियतांक होता है, ये रूल आप जानते भी हैं। ठीक है, तो समझ गए, यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव। 7 नंबर में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म से अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है, तब वह मुड़ जाती है। तो किधर के तरफ मुड़ती है, तो यहाँ फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन की, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में, तो याद है आपको, जब प्रिज्म में पास जाएगी तो ये एक जाके इस तरह से जाके इसमें, और ये इधर की तरफ मुड़ती थी ना, नीचे की तरफ, है ना, कहाँ मुड़ेगी, तो ये सतह की ओर मुड़ जाती है ना, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है। कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ दिया फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र और प्रतिबिंब बिंदु। तो जहाँ पे मिलती है उन्हें क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसमें, तो इसको कहेंगे प्रतिबिंब बिंदु ही ना कहेंगे, वहीं पे ना प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला कह रहा है 9 नंबर के निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ दिया है प्लास्टिक दिया है, लकड़ी दिया है, मिट्टी दिया है और कांच दिया है। इसमें आपको किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का इस्तेमाल कोई नहीं होता है, ये ऐसे ही दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है ना, निम्नलिखित में से कौन
किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इसमें से किसका वास्तविक प्रतिबिंब, किसी वस्तु का कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, ये आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब आपको पता है बनता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है, यदि आपतन कोण और अपवर्तन कोण है ना साइन आई बटा साइन आर के बराबर है, तो यहाँ से किसके बराबर होगा। तो आपको पता ही है कि ये जो साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर जो होता है एक नियतांक होता है ना। और हम लोग इसको किसके बराबर रखे थे, याद है ना आपको स्नेल का नियम। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते थे कि n21, इसको फिर क्या लिख देते थे कि साइन आई बटा साइन आर बराबर n1 बटा n2, याद है ऐसे, इसी के ना बराबर हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब से होकर किरणों के पथ नीचे चित्र में दिखाए गए हैं। देखिए ये कांच का स्लैब है, एक रखा गया है किसी द्रव में और ये इस तरह से जा रहा है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव का अपवर्तनांक होगा, इस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है कि जो प्रकाश की किरणें जा रही है बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही है, यानी बाहर जो है ये द्रव का जो है और इस कांच का जो है दोनों में प्रकाश की चाल समान है, दोनों में प्रकाश की चाल क्या है, समान है, तभी ऐसा हो रहा है। यानी कि जो अपवर्तनांक यहाँ होगा वही अपवर्तनांक इसका भी होगा। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस, क्या कह रहा है, तो उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो यही सही होगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कह रहा है 14 नंबर की किसी उत्तल लेंस से के सापेक्ष कोई वस्तु किसी स्थिति पर रखी जाए, यदि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और बराबर आकार के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो वस्तु कहाँ रखी गई होगी ये पता करना है आपको। तो पहला चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो वस्तु रखी गई होगी वो कहाँ रखी जाती है। तो अगर उत्तल लेंस की बात करें तो आपको याद होना चाहिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F1 2F1 F2 और 2F2, इसी तरह ना फिगर बनता है, याद है। तो जब यहाँ वस्तु रखी जाती है तब तो यहाँ प्रतिबिंब है ना वास्तविक और उल्टा इस तरह से उसी आकार का बनता है, याद है आपको। तो कहाँ रखा जाएगा, तो फोकस से दोगुनी दूरी पर, यहीं पे ना, ग नंबर। चलिए अगला कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में कहाँ रखी जा रही है, फोकस और लेंस के बीच। ठीक है, फोकस और लेंस के बीच। तो आपको याद होना चाहिए लेंस हो गया, इधर F1 हो गया, इधर 2F1 होगा, उसी तरह इधर F2 और 2F2। तो कहाँ रखने पे वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक वास्तविक बनता है कि, है ना, सॉरी क्या कह रहा है, फोकस और लेंस के बीच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ फोकस और लेंस के बीच, मतलब यहाँ रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका देखे हुए थे लोग कि इस कंडीशन में प्रतिबिंब इधर की तरफ बनता है ना, लेंस की तरफ ही बनता है, और आभासी तथा सीधा बनता है, मतलब काल्पनिक तथा सीधा बनता है। ठीक है, याद है ना, इधर ही बनेगा। ठीक है, कैसे ले जाएंगे तो याद है आपको, इस तरह से ले जाएंगे तो ये यहाँ से चल जाएगा, इसका आभासी ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, है ना। और दूसरा अगर 2F1 के दिशा में इस तरह से ले जाया जाए या फिर ऑप्टिकल सेंटर के दिशा में ले जाया जाए इस तरह से, तो ये सीधे निकल जाता है, लेकिन इसका आभासी डॉटेड पीछे की तरफ आएगा, यानी प्रतिबिंब इधर ही ना बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी ये वस्तु दूरी दिया है। तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब 30 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तल लेंस में वस्तु रखी गई है, मान लीजिए ये आपका रहा 2F1, इधर है 2F2, तो 30 सेंटीमीटर पर रखे गया है और प्रतिबिंब भी कैसा बन रहा है, तो वस्तु के बराबर बनता है। जब वस्तु के बराबर कब बनता है, जब, याद है आपको, जब वस्तु को यहाँ रखा जाए,
है ना, फोकस से डबल दूरी पे रखेंगे तभी इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बराबर साइज का प्राप्त होता है। यानी कह सकते हैं कि फोकस के 2 गुने दूरी पर है तो फोकस इसका आधा होगा, यानी 30 का आधा क्या हो जाएगा 15। ठीक है, समझ गया ना, 2 गुनी दूरी पे है, ये 2 गुनी दूरी पे है तो फोकस दूरी कितनी होगी, आधी हो जाएगी उसकी। चलिए 17 नंबर में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षमता निकालिए। तो पहला चीज आपको बता दें कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अर्थात अवतल लेंस की यहाँ बात कर रहा है। तो अवतल लेंस में आपको फोकस किस में होता है, प्लस का होता है कि माइनस का होता है, याद है आपको? तो आप यहाँ देखे होंगे कि अवतल लेंस में फोकस जो होता है, मेन फोकस जो होता है इस तरफ होता है ना, इधर किरणें टकरा के ऐसे चल जाती है, इसका आभासी यहाँ पे डॉटेड आता है, यानी कि इसका माइनस का होता है फोकस, यानी माइनस का 20। आपको निकालना है पी, तो पी इक्वल टू होगा 1/f, यानी 1/माइनस का 20 इंटू में 100 करेंगे क्योंकि वो जो ऊपर है 1 वो मीटर में है। ठीक है, यहाँ से यहाँ काट दीजिए 5, माइनस का 5 डायप्टर होगा तो -5 डायप्टर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए 18 नंबर में कह रहा है कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी के बीच हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपको पता है कि प्रतिबिंब इस कंडीशन में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, ये घ नंबर हो जाएगा, आपको याद है। चलिए इसको दिखा भी देते हैं। चलिए तो यही ना कंडीशन देख रहे हैं, ये F1 जो रहा फोकस और फोकस दूरी के 2 गुना यानी 2F1 के बीच जब स्थित है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब हम लोग कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं वस्तु से बड़ा बन रहा है ना। और कैसा बन रहा है, ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यही हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाए, है ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, तो पहला चीज है कि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाए, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस हो गया और उत्तल लेंस में 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु पे रखी जाएगी और उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है ये पहले देखिए। तो प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है यानी कि फोकस जो होगा 20 से कम होगा, इससे कम होगा। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, तो सॉरी 20 से अधिक होगा ना, इसमें 20 से अधिक होगा तभी ना, जब ये 20 से अधिक होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 से अधिक होगी, 20 सेंटीमीटर से जब ज्यादा होगी तभी ना ये 20 से इधर वस्तु आएगा और वस्तु जब यहाँ रहेगा तभी इसी कंडीशन में ना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है इधर और आभासी बनता है, इसी एक कंडीशन में ना बनता है, यानी कि फोकस दूरी क्या होगी 20 सेंटीमीटर से अधिक होगी। ख नंबर। चलिए अगला कह रहा है 20 नंबर कि एक लेंस की क्षमता +5 डायप्टर है, यह होगा। तो ये कैसा लेंस होगा, तो पहला चीज कि प्लस का 5 है यानी कि ये उत्तल लेंस होगा, पहला चीज यही दिखा रहा है कि ये उत्तल लेंस होगा। अब बात करते हैं कि इसकी फोकस दूरी की, तो आपको F बराबर फॉर्मूला बन जाएगा 1/P, यानी हो जाएगा 1 प्लस का 5, है ना, इंटू कितना करेंगे 100 ना। चलिए इसको काट दीजिए, कितना जाएगा 20, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा। और ये लेंस कैसा होगा, तो उत्तल लेंस होगा। तो कहाँ हो गया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस, घ नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस की 25 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा। तो दोनों कैसा होगा, तो प्लस का 25 सेंटीमीटर होते ही आपको यही पता लगता है कि दोनों उत्तल लेंस ही होगा। ठीक है, एक गोलीय दर्पण है और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस की 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों उत्तल लेंस होगा, जाहिर सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करिएगा। तो पहला चीज कि शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षर हैं तो उनको बड़ा पढ़ना होगा, तो हमें चाहिए अवतल लेंस चाहिए। और क्या कह रहा है, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, है ना, तो बड़ा करने के लिए, यानी बड़ा करने के लिए आपको उत्तल लेंस की जरूरत होगी ना।
छोटा से बड़ा देखने के लिए उत्तल लेंस की होगी। और दूसरी चीज कि उसको कहाँ रखना होगा, तो उसको सीधा पढ़ने के लिए उसको बहुत नजदीक रखना होगा उस लेंस को, क्योंकि आपको पता है कि उत्तल लेंस के प्रयोग में आपको याद रखना चाहिए कि फोकस दूरी से निकट ही जब होगा, है ना, इसके बीच में ही होगा तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अन्यथा उल्टा बनने लगेगा। इसलिए यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको दिख रहा है, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसे हमें वस्तु को छोटा से बड़ा दिखना है। अगला कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस ये दोनों ही फोकस दूरी -15 है, तो -15 है तो दोनों ही संभवतः क्या होंगे, तो निगेटिव में फोकस दूरी होने का मतलब कि वो अवतल लेंस होंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देख लिया जाए। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में तैरती हुई मछली अपने वास्तविक स्थिति से कैसे दिखाई देती है, तो ऊपर उठी हुई। क्या लिखेंगे यहाँ, ऊपर उठी हुई, है ना। चलिए अगला कह रहा है कि खाली स्थान में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो शून्य में होती है या निर्वात, है ना, तो यहाँ बढ़िएगा शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो वह खाली स्थान से दूर हट जाती है, तो कहाँ हटती है, तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब भरिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। ये बड़ा ही ना होता है, आपको पता है अभी कि जब ये संघन से विरल में जाएगी, ये आपका नॉर्मल हो गया, तो ये नॉर्मल हो गया, है ना। तो अगर यहाँ प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है यहाँ से, चलिए इस फिगर को फिर से दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है, जब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हटती है। ठीक है, दूर हटती है, तो दूर हटती है तो यहाँ परावर्तन कोण जो होगा, अपवर्तन कोण जो होगा आपतन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। अगला कह रहा है कि जब आपतन कोण शून्य है तो अपवर्तन कोण होगा, तो अपवर्तन कोण क्या होगा, वो भी आपका शून्य ही होगा, 0 डिग्री ही होगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जब लेंस के दो सतहों के बीच वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, है ना। एक लेंस की दो सतहों को, ये वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो आपको पता है कि दो लेंस बताए हैं, है ना, अभिसारी अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है, तो ये अभिसारी होता है, क्योंकि इसमें किरणें एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, है ना, अभिसारित करते हैं इसमें किरणें, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ अभिसारी भरिएगा। अगला कह रहा है 8 नंबर कि किसी पतले लेंस का खाली स्थान उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस के अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, तो उसे प्रकाश केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र, क्योंकि प्रकाश केंद्र से ही जब किरणें निकलती हैं, है ना, जब प्रकाश केंद्र से ही किरणें निकलती है तो बिना विचलन के आगे निकल जाती है। चलिए 9 नंबर कह रहा है कि फोकस एफ है, फोकस दूरी के उत्तल लेंस के द्वारा यदि किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बने तो वह वस्तु उत्तल लेंस से कितनी दूरी पे होगी, तो जब एफ दिया है, फोकस एफ दिया है, तो वो 2 गुनी दूरी पे होगी, यानी यहाँ 2f भरिएगा। ये कितना बार आ गया ना क्वेश्चन 9 नंबर। चलिए उसके बाद 10 नंबर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के फोकस पर रखी प्रदीप्त विद्युत बल्ब खाली स्थान किरण पुंज देगा। ठीक है, उत्तल लेंस के फोकस पे जब कोई भी विद्युत बल्ब रखिएगा तो उसमें की जब जो भी किरणें वहां से जाएंगी वो क्या चली जाती हैं, समांतर चली जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, खाली स्थान लेंस समांतर प्रकाश किरण पुंज को अपने फोकस पर अभिसरित करता है, खाली स्थान कौन सा लेंस उसको अभिसरित करता है, तो अभिसारी लेंस आपको पता ही है किसको कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं, इसलिए यहाँ क्या भरेंगे, उत्तल। ठीक है, तो उत्तल लेंस उसको अभिसरित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि खाली स्थान लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपसरित कर देता है, कौन सा लेंस जो है उसको अपसरित कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि उसे अवतल लेंस को कहा जाता है। यहाँ अवतल भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस से क्या होता है, तो आपको उत्तल लेंस पे आपको याद होना चाहिए कि आभासी और सीधा कब प्रतिबिंब बनता है, जब वो फोकस से कम दूरी पर रहता है तब। ठीक है, आपको कितना बार ये क्वेश्चन अभी बता चुके हैं कि ये उत्तल लेंस हुआ, ये फोकस से इसके बीच में रहेगा तभी इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। 14 नंबर कह रहा है कि किसी लेंस खाली स्थान उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। किसको मापी जाती है, तो उसकी क्षमता को मापी जाती है, क्षमता को। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक मीटर का पावर -1। ये ओरिजिनल मात्रक मीटर का पावर -1 नहीं होता है, एसआई मात्रक यही होता है। हम लोग यूज करते हैं डाइएप्टर, लेकिन जो एसआई मात्रक होता है मीटर का पावर -1 होता है। चलिए 16 नंबर का आ रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, है ना, डायप्टर में क्या होगी ये आपको बताना है। तो पहला चीज कि ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी होता है प्लस का, आपको फॉर्मूला पता है कि P बराबर होता है 1/f, यहाँ कैलकुलेट कर दीजिए। P बराबर 1 बाई प्लस का 50 इंटू करेंगे 100 क्योंकि वो मीटर में है, यहाँ से कट के 2 यानी प्लस का 2 डायप्टर होगा। ठीक है, तो प्लस का 2। ठीक है, अगला कह रहा है कि -5 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कैलकुलेट करिए। तो पहला चीज की फोकस दूरी सेंटीमीटर में कैलकुलेट करनी है आपको। तो पहला चीज ये -5 दिया है, यानी कि ये अवतल लेंस की बात कर रहा है, तो आपको f निकालना है। तो यहाँ इसी को उलट दीजिए, f बराबर हो जाएगा 1/p फॉर्मूला, यानी 1/-5 इंटू 100, काट दीजिए 20 यानी 20 सेंटीमीटर होगा। बस ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस यही इंडिकेट कर रहा है ये लेंस जो है उत्तल लेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी, इसको भी डायप्टर में निकालना है। तो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है तो यहाँ फोकस दूरी किस में होता है, माइनस में होता है। तो माइनस का 2 मीटर है, आपको फॉर्मूला पता है कि P बराबर होता है 1/f, यानी 1/-2, ये भी मीटर में है, ऊपर भी मीटर में है। तो आपको है ना, ये देखिए ये जो मीटर में दिया है ना, और ऊपर यहाँ 1 भी है जो किस में है, मीटर में ही है। सिंपली भाग कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा ना, ये इंटू करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस का 0.5, ठीक है, यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस का 0.5, तो यहाँ क्या भरिएगा 0.5 डायप्टर माइनस का, सेंटीमीटर नहीं डायप्टर होगा, हमें क्षमता निकालना था। ठीक है, तो डायप्टर तो यहाँ दिया ही है। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 19 नंबर में कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के निर्वात में चाल और प्रकाश के माध्यम में चाल का क्या होता है, तो अनुपात होता है। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद कुछ अति लघु क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको देखा जाए। तो अति लघु क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तब वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हटती है। तो आपको बता रखे हैं कि जब विरल से संघन में जाएंगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। किसकी ओर होंगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, ये होगा अभिलंब की ओर मुड़ती हैं। ठीक है, कह रहा है जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो दोनों में से कौन सा माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक संघन है, तो आपको पता है कि जब संघन से विरल में जाती है ना, तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो दूर हट रही है यानी कि ये आपका संघन है और ये आपका विरल है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन अधिक संघन है, तो संघन माध्यम 1 है। माध्यम कौन सा है, 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय कर लेता है, तो आपको पता है 3 × 10⁸ होगा ना, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है, यानी प्रति सेकंड में इतना चलता है ना, कितना चलेगा 3 × 10⁸ मीटर तय करता है। ठीक है, यानी 3 लाख किलोमीटर चलता है। चलिए अपवर्तनांक की परिभाषा देता, आपको परिभाषा लिखवा चुके हैं। यही ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग देखे थे ना कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश में निर्वात
प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश में माध्यम की चाल का अनुपात होता है। तो ये भी आप परिभाषा वहां लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा था 5 में, ये भी लिख सकते हैं ना यहाँ से ये। ठीक है, तो इसको ही लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है संघन में या विरल माध्यम में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी दे दिया है संघन माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है। चलिए, कह रहा है पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो इस कथन का क्या अर्थ है? तो इसका यही अर्थ है कि पानी में प्रकाश की चाल जो है वो 1/1.33 गुनी है किसकी, है ना, 1/1.33 गुनी है किसकी, निर्वात की। ठीक है, यानी कि अर्थात इसको अगर सॉल्व करिएगा 3/4 गुनी आएगा, यानी कि कम है ना। तो 3/4 गुनी है किसकी, निर्वात की। यहाँ कहने का मतलब है, ऐसे लिख सकते हैं कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 कहने का अर्थ है कि पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल की 3/4 गुनी है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो क्या कह सकते हैं, तो लिखेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो नीचे प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है कि चित्र क में 1, 2 या 3 कौन सी निर्गत किरण नहीं हो सकती है। तो देखिए, इसमें निर्गत किरण जो होती है, ये है कांच, ये है पानी, ये है संघन माध्यम, ये है विरल माध्यम, है ना। तो संघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो अब इसमें किरण कौन सी है, तो तीसरी होगी, बाकी 1 और 2 नहीं होगी। कौन सी निर्गत किरण नहीं हो सकती, तो 1 तथा 2 नहीं हो सकता। इसमें कह रखा हमें कि आई का मान कितना होगा, एंगल आई का मान कितना होगा। तो एंगल आई का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ निर्गत किरण के बाद यहाँ जो कोण बना है वो 60 डिग्री का है। इसलिए यहाँ भी ये भी जो कोण होगा, यहाँ जो कोण होगा ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का ही होगा। ये कितना का होगा, 60 डिग्री का। अगला चित्र ग में सिल्ली से होकर गुजरने वाली किरण का, ये देखिए जो किरण गुजर रही है इसका क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये सीधे निकल जाएगी, ये बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब पे है। ये क्या है, किरण जो है ये लंबवत आ रही है आपतित किरण, इसलिए वो सीधे निकल जाएगी बिना विचलन के। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे, तो इसका परिभाषा लिखेंगे, लिख सकते हैं कि लेंस को, है ना, क्या लिख रहे हैं हमें, मुख्य अक्ष ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष उसकी दोनों सतहों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। यह परिभाषा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पतला लेंस किसे कहते हैं। तो पतला लेंस क्या होता है कि जिस लेंस से प्रकाश की किरणें जब उसके प्रकाश केंद्र से गुजरे बिना विचलन के जब सीधे निकल जाए, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाए, उस लेंस को क्या कहते हैं, पतला लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो प्रत्येक लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं और लेंस के किसी मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहते हैं। तो इसमें किस तरह से लिख देंगे कि कह रहा है लेंस के किसी मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। लेंस के किस मुख्य फोकस को, तो जहां से प्रकाश की किरणें, है ना, अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह उसका मुख्य फोकस होता है। किस तरह से लिखेंगे कि जिस फोकस पर जिस फोकस पर जिस फोकस पर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद यहाँ वह होगा अपवर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, है ना, प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का फोकस कहते हैं। लेंस का फोकस कहते हैं। फोकस
कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है? तो धनात्मक आपको पता है कि उत्तल लेंस की होती है। चलिए कह रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक, तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूरी पर यानी अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब अनंत पर होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है, फोकस पर बनता है। अगला कह रहा है कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब देता है? तो उत्तल में। ठीक है, ये क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है तो वह लेंस कौन सा होगा? तो उत्तल लेंस में ऐसा होता है, अवतल लेंस में ऐसा होता है, अवतल लेंस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित तथा आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? है ना, तो वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वो फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र के बीच हो। ठीक है, तो देखिए अब वीडियो लंबी होती जा रही है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारा आपको चैनल अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।